Evening, everybody. Today we shall discuss a new topic, modal. As we have completed parts of speech, and today modal MODAL मॉडल एक और भी वर्ड होता है इंग्लिश के अंदर MODEL मॉडल मॉडल एंड मॉडल लिटिल डिफरेंस इन साउंड की यदि अपन बात करें मॉडल मॉडल and this one is मॉडल यहाँ पे औ की साउंड आती है थोड़ी मॉडल एंड दिस वन इज मॉडल मॉडल EAL मॉडल मॉडल क्या है मॉडल इज अ टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब एक तरह की क्या है हेल्पिंग वर्ब है हमने वर्ब टॉपिक के अंदर इसको डिस्कस किया था जितनी भी ऑक्सलरीज हैं जितनी भी हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब हैं तो हमने क्या डिसाइड किया था अभी तक क्या किया था कि जो हेल्पिंग वर्ब हैं बेसिकली वर्ब के टू टाइप्स हैं दो टाइप हैं एक हेल्पिंग वर्ब है एंड एक है मेन वर्ब तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हमने डिवाइड किया था थ्री टाइप्स के अंदर हेल्पिंग वर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप फर्स्ट वन प्राइमरी auxiliaries second one modal auxiliaries auxiliaries means helping verb and third one marginal auxiliary helping verb or auxiliaries can be divided into three types तीन टाइप की ऑक्सिलरीज होती हैं प्राइमरी मॉडल ऑक्सिलरीज एंड मार्जिनल ऑक्सिलरी हाउ मेनी प्राइमरी ऑक्सिलरीज आर देयर 11 मॉडल ऑक्सिलरीज 10 हाँ जी बैकग्राउंड मॉडल ऑक्सिलरीज 10 and marginal auxiliaries are 3 total helping verbs are 24 primary auxiliaries are is am are was were do does did has have had these are primary auxiliaries in modal auxiliaries can could may might will would shall should must and ought to all these 10 are modal auxiliaries and 3 are marginal auxiliaries in marginal auxiliaries discuss their need and used to in this topic we shall discuss modal auxiliaries as well as marginal auxiliaries as we know marginal auxiliaries can be used as a modal as well as main verb यानी मार्जिनल ऑक्सिलरीज वो होती हैं मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब वो होती हैं जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बना सकते हैं और जिसे हम जिसे हम मॉडल भी बना सकते हैं मॉडल भी एक तरह की हेल्पिंग वर्ब भी है और जिसे हम मेन वर्ब भी यूज कर सकते हैं एज ए मॉडल भी यूज होता है एज ए मेन वर्ब भी यूज होता है और जब एज ए मॉडल यूज होगा तो क्या है ये हेल्पिंग वर्ब क्योंकि मॉडल इज अ टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब और जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है दे कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन
Today we shall discuss modal auxiliaries and marginal auxiliaries. First of all, modal auxiliaries. So what do you mean by modal? मॉडल जो वर्ब हैं वो कितनी हैं? 10 हैं के अंदर, जिनको हम डिस्कस करेंगे एज ए मॉडल. एंड एज ए मॉडल वी शैल आल्सो डिस्कस 3 marginal auxiliaries. Modal word denotes our mood. मॉडल मीन्स मूड को हमारी शो करता है. इसको अपन मोड वर्ड से शो करते हैं. मोड मीन्स होता है हमारा एक दशा, हमारी एक स्टेट. तो मॉडल always shows different types of our. It means modal verbs are used to convey different concepts. अलग अलग इंग्लिश में कंसेप्ट होते हैं. अब मूड का मतलब कोई मॉडल यूज करने के बाद में हमारे मूड को वो पिक्चर तो शो नहीं करेगा, लेकिन उसका मीनिंग ऐसे शो करेगा. जैसे कंसेप्ट है हमारे पास में. फॉर एग्जाम्पल, यदि अपने किसी को बिल्कुल कंपल्सन के साथ में किसी को कोई चीज कहना चाहते हैं कि आपको ये करना ही पड़ेगा, है ना, इट तो हम किसका यूज करते हैं? मस्ट का. मस्ट का यूज करते हैं. यदि हम कहते हैं पोलाइटली किसी से कहते हैं कि प्लीज ये काम करें, तो हम किसका यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं. वुड यू प्लीज. इनफॉर्मल के अंदर हम कुड यू प्लीज का भी यूज कर सकते हैं. तो ये अलग अलग टाइप के जो कंसेप्ट हैं, जैसे कि कई बार रिक्वेस्ट करते हैं, कई बार हम किसी से निवेदन करते हैं, कई बार किसी को अपन बड़े ही हेजिटेशन के साथ पूछते हैं कोई चीज, हिचकिचाहट के साथ. इन सब के लिए हम मॉडल्स का यूज करते हैं. नाउ अब अपन इनको वन बाय वन मॉडल्स को डिस्कस करते हैं. मॉडल जो वर्ब हैं कैन ऑल्सो बी नोन एज colored verb as well as effective verb. ये भी इसका दूसरा नाम है. जस्ट थियरी रिलेटेड क्वेश्चन है ये. colored verb means these verb are used like colors, as colors are used to show different aspects of an object. इसी ऑब्जेक्ट के अलग अलग पहलुओं को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कलर्स का. इन द सेम वे डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड विद यूज ऑफ मॉडल्स. एंड डिफेक्टिव वर्ब, डिफेक्ट का मतलब होता है किसी के अंदर कमी होना. जैसे कि मॉडल जो वर्ब्स हैं इनके साथ हमेशा हम बेस फॉर्म का यूज करते हैं. ये इन्फिनिटिव के अंदर हमने पढ़ा था, बेयर इन्फिनिटिव का यूज हम मॉडल वर्ब के साथ में करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल जिसके ऊपर लगभग क्वेश्चन आता है उसको हम डिस्कस करते हैं. कलर्ड वर्ब भी इनका नेम है, इफेक्टिव वर्ब भी है कि वर्ब की अदर फॉर्म के साथ में कंजुगेट नहीं होती, उनके साथ में यूज नहीं होती. वी ऑलवेज यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे आप कहते हो और बेस फॉर्म इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव हम इसके साथ में यूज करते हैं. जैसे कि हमें लिखना है कि मैंने लिखा आई कैन swim in a river. I can swim in a river. It means you are showing your ability. कि I can swim in a river. मैं एक नदी के अंदर तैर सकता हूँ. तो वर्तमान के अंदर आपके अंदर ये योग्यता है. और यदि आप इसको लिखें I could swim in a river in my childhood. यदि आप ये बात लिखते हैं I could swim in a river in my childhood, मैं बचपन में नदी में तैर सकता था. ये कौन सी एबिलिटी हो गई आपकी? पास्ट एबिलिटी. पास्ट एबिलिटी हुई. अब पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए हमने किसका यूज किया? कुड का. और जो प्रेजेंट एबिलिटी थी
वर्तमान की योग्यता थी, इसको शो करने के लिए आपने यूज किया कैन का। लेकिन आप दोनों ही सेंटेंसेस में देखो, इसमें भी हम किसका यूज कर रहे हैं का, और इसमें भी हम किसका यूज कर रहे हैं स्विम का। अदरवाइज क्या होता है कि हम जब भी टेंस फॉर्म चेंज करते हैं, प्रेजेंट से पास्ट टेंस बनाते हैं, तो हम वर्ब की फॉर्म के अंदर चेंज करते हैं। यहाँ पे चेंज तो हुआ है, लेकिन चेंज किस में हुआ है, मॉडल में हुआ है। मॉडल ने अपने आप को चेंज कर लिया, लेकिन वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में इसके साथ में हम यूज करते हैं। तो इसलिए इसमें हम डिफेक्टिव वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और बेस ऑफ ए वर्ब कैन बी यूज्ड विद मॉडल्स। नाउ वी शैल डिस्कस फर्स्ट मॉडल कैन। वेरी इजी, कैन। मोस्टली अपने क्या है कि हिंदी में ये बोल देते हैं कि कैन का मीनिंग होता है सकना। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन इससे सही हो जाते हैं, लेकिन रियल में जो कैन है, कैन जो मॉडल है, ये किसके लिए यूज होता है, इसके अपन यदि यूज देखें तो अपन फर्स्ट इसका यूज पढ़ते हैं टू शो प्रेजेंट एबिलिटी, कैपेसिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ। ये लगभग सभी वर्ड आपस में मिलते जुलते से हैं, ये सभी कंसेप्ट जो। एबिलिटी किसी योग्यता का होना, कैपेसिटी किसे कहते हैं हम, क्षमता को कहते हैं, ये योग्यता हो गई। पावर हम शक्ति को कहते हैं, और स्ट्रेंथ ताकत को कहते हैं, शक्ति को कहते हैं। टू शो प्रेजेंट एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर एंड स्ट्रेंथ वी यूज कैन। हिंदी में हम इन सब कंसेप्ट्स के लिए सकना वर्ड का यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल एबिलिटी के अंदर अपन बात करें तो अपन ये कह सकते हैं आई कैन लिफ्ट 50 kg वेट। आई कैन लिफ्ट 50 kg वेट, मैं 50 kg वेट उठा सकता हूं। तो ये आपकी क्या है, एक तरह से आपकी कैपेसिटी है, आपकी क्या है, स्ट्रेंथ है कि आप 50 kg वेट उठा सकते हो। और यदि मैं ये लिखूं कि आई कैन सॉल्व दिस पजल, पजल का मतलब होता है पहेली। आई कैन सॉल्व दिस पजल, मैं इस पजल को, इस पहेली को हल कर सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एबिलिटी की बात कर रहे हैं। एबिलिटी के अंदर दोनों तरह की एबिलिटी आती है। कैसे दोनों तरह की एबिलिटी मीन, एक एबिलिटी होती है कि अपन कहते हैं फिजिकल एबिलिटी, कि शारीरिक योग्यता होना आपके अंदर, और एक होता है मेंटल एबिलिटी, आपकी मानसिक योग्यता होना। तो ये कौन सी है, मानसिक योग्यता है कि आई कैन सॉल्व दिस पजल, मैं इस पहेली को सॉल्व कर सकता हूं। और यदि अपन ये कहते हैं कि आई कैन, जैसे कि अपने अभी एग्जांपल लिया था, आई कैन स्विम इन अ रिवर, मैं एक नदी में तैर सकता हूं। आई कैन स्विम इन अ रिवर, ये कौन सी योग्यता हुई आपकी, शारीरिक हुई, फिजिकल एबिलिटी हुई। तो आई कैन स्विम इन अ रिवर, ये ही आपकी योग्यता हम कैन के यूज से शो कर सकते हैं।
पावर, स्ट्रेंथ, ये सभी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, यहाँ से एक चीज का ध्यान रखना, आई कैन स्विम इन अ रिवर, मैं एक नदी में तैर सकता हूँ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं तैरना जानता, तैर सकता हूँ, तैरने की योग्यता मेरे अंदर है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ, आई नो हाउ टू स्विम, आई नो मैं जानता हूँ, हाउ टू स्विम कैसे तैरना है, ये मैं जानता हूँ। अब कई बार अपने हिंदी बनाते समय अपने सीधा लिखे ना कि आई नो स्विमिंग, क्या ये सही है? आई नो मैं जानता हूं स्विमिंग, तैरना। वैसे देखा जाए तो इंग्लिश के वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ये वर्ड, ये सेंटेंस हम सही नहीं मानते। आई नो स्विमिंग, इसका मतलब जितनी भी आपके पास में स्किल है, कौशल जो होता है ना, कौशल हमेशा शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हाउ टू का, या आप कैन का यूज करो। जैसे मैंने लिखा आई कैन डांस, आई कैन डांस, इट मीन आई नो हाउ टू डांस। आई कैन सिंग अ सॉन्ग, आई नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, ये नहीं कि आई नो सिंगिंग, आई नो डांसिंग। आई कैन रन, आई कैन रन 5 किलोमीटर, बोल दिया कि मैं 5 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूँ, ये आपकी पावर है, आपकी स्ट्रेंथ है, फिजिकल एबिलिटी है आपकी। इसका मतलब अपने क्या कहेंगे, आई नो हाउ टू रन, यानी जो भी स्किल है। आई नो टीचिंग गलत है, आई नो टीचिंग नो, आई नो हाउ टू टीच। तो जितनी भी, जैसे पढ़ाना क्या है, एक कौशल है, एक स्किल है, डिफरेंस होता है स्किल के अंदर और हमारी नॉलेज के अंदर। स्किल किसे बोलते हैं आप, जैसे कि हम कहें कि हम ड्राइविंग कर रहे हैं, तो ड्राइविंग करना क्या है, एक स्किल है। आपको पता चल गया ये स्टीयरिंग है, ये एक्सीलरेटर है, ये गियर है, और ये सब पार्ट्स आपको बता दिए, मैनुअल पढ़ लिया आपने एक कार का, सब चीज़ों के बारे में, तो क्या आप कार चला लोगे, ड्राइव कर सकते हो? नहीं। जब तक प्रैक्टिकली उसके अंदर बैठ के हम उसको ड्राइव करना नहीं सीखेंगे किसी ट्रेनर की हेल्प से, तब तक हम उस स्किल को नहीं सीख सकते। ये है, उसे अपन स्किल कहते हैं, और स्किल के साथ में हमेशा हम किसका यूज करते हैं, हाउ टू का यूज करते हैं इंग्लिश। तो फर्स्ट यूज हमने पढ़ा कैन का, कि जो एबिलिटी, वर्तमान की कैपेसिटी, पावर एंड स्ट्रेंथ। सेकंड वन, इसमें कोई बहुत से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, बड़ा इजी रहता है कैन का क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना। इसका सेकंड यूज देखते हैं हम, कैन का सेकंड यूज क्या है। अब कैन हम यूज कर सकते हैं इसके लिए, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, टू शो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, जो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि अपन हिंदी के अंदर लिखते हैं सैद्धांतिक संभावना के लिए। पॉसिबिलिटी इंग्लिश में कई टाइप की होती है, अपने कंप्लीट पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन जब हम बात करते हैं थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी की, उस टाइम हम किसका यूज करते हैं, कैन का। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि ये पॉसिबिलिटी उस थियरी ने साबित की है, उस सिद्धांत से, उस वातावरण से अपने को लगता है कि ऐसा हो सकता है। अब जैसे मैंने लिखा रामायण
कैन बी फाउंड इन एवरी हिंदू फैमिली। रामायण कैन बी फाउंड इन एवरी हिंदू फैमिली। प्रत्येक हिंदू परिवार के अंदर आपको रामायण मिल है। तो ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है। लेकिन इस काम के होने की संभावना किससे पता चल रही है? हिंदू फैमिली। हिंदू फैमिली के अंदर इसके होने का जो है संभावना रहती है थियरी से रिलेटेड। अपने कहें इंडियन रेलवेज कैन बी इम्प्रूव्ड। भारतीय रेलवे को सुधारा जा सकता है। इसका मतलब कि ये पॉसिबिलिटी किसके है कि अभी अपने को पता है कि इंडियन रेलवेज आर नॉट कंप्लीट। कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है। जाहिर है थियरी है कि तो सुधार सकते हैं हम सिद्धांत क्या को। तो हालांकि पॉसिबिलिटी पे कैन से संबंधित क्वेश्चन कम आता है। पॉसिबिलिटी पे सबसे महत्वपूर्ण मॉडल रहता है हमारे पास में ए। पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए कौन से मॉडल का यूज करते हैं हम? ज्यादातर ए का यूज करते हैं जनरल पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए। यदि हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, किसी के होने की पक्की संभावना बताना चाहते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। और यदि हम रिमोट पॉसिबिलिटी, कम संभावना को बताना चाहते हैं, तो हम यूज करते हैं माइट का। मैं आपको यहीं पे एक बार थोड़ा सा रिफर कर देता हूं। चलो, जो पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट है ना, पॉसिबिलिटी कई तरह की हो सकती है। अब जैसे जो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। हम इसको अलग अलग मॉडल में भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक होती है जनरल पॉसिबिलिटी। पहले मैं आपको बताता हूं जनरल पॉसिबिलिटी। जनरल पॉसिबिलिटी का मतलब हो गया सामान्य संभावना। किसी भी चीज को होने की सामान्य संभावना। सामान्य संभावना का मतलब हुआ कि वो चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जहां पे हमारी पॉसिबिलिटी मिक्स्ड अप होती है डाउट्स के साथ, यस के साथ। हमारा एक अंदाजा है, हमने एक आइडिया है कि ऐसा होगा, लेकिन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसके लिए जनरल पॉसिबिलिटी के लिए हमारे पास बहुत अच्छा मॉडल है। क्या? मे। मे के अदर भी यूज हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मे का यदि अपन यूज माने तो वो है टू शो जनरल पॉसिबिलिटी। जैसे आपने ये लिखा कि सिंपल अपन लिखते हैं इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे, कि आज बारिश हो सकती है। तो बारिश हो सकती है, इसका मतलब कि ये आपकी एक जनरल पॉसिबिलिटी है। सामान्यतः आप कह रहे हो बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो। हमारे पास इससे पहले कोई बहुत बड़ा इस काम को होने का प्रमाण नहीं है। अब प्रमाण नहीं है तो इसका मतलब बारिश होने की संभावना कितनी है? सामान्य है। कि आपने एक आइडिया लगाया कि इट में रेन टुडे, तो सामान्य संभावना ये। अब अपन यदि अपने बात करें कि इसको अपन ये भी लिख सकते थे जैसे इससे पहले देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। आसमान में बादल हैं। तो आप क्या कहोगे? आसमान में बादल हैं तो सामान्य संभावना क्या बनती है? कि बारिश हो सकती है। जैसे अपने ये लिखे ही इज ही इज वर्किंग हार्ड। वह कठिन परिश्रम कर रहा है। अब कठिन परिश्रम कर रहा है तो पॉसिबिलिटी क्या है कि वो एग्जाम को पास कर लेगा। तो अपने ये लिख सकते हैं कि ही मे पास एग्जाम।
ही इज वर्किंग हार्ड, ही मे पास द एग्जाम। वो एग्जाम को पास कर सकता है। तो ये संभावना किससे लगी? सामान्यतः जो कठिन परिश्रम करता है, तो हम यही सामान्य संभावना है कि वो एग्जाम में पास हो जाएगा। तो जितनी भी वेदर संबंधी ज्यादातर पॉसिबिलिटीज होती हैं, उसके लिए अपन ए का यूज करते हैं। होना क्या निश्चित है कि कठिन परिश्रम कर रहा है, क्या वो 100% पास हो ही जाएगा? नहीं, ये जरूरी नहीं। क्या आसमान में बादल हैं तो 100% क्लियर है कि बारिश होगी? नहीं, लेकिन सामान्य संभावना क्या रहती है? बारिश होगी। अब पॉसिबिलिटी में हम जो फर्स्ट टाइप हमने जनरल पॉसिबिलिटी का देखा, सेकंड हम कह सकते हैं, अपन कह देते हैं कि रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी का मीन हो गया, जिसे अपन हिंदी में कह सकते हैं क्षीण संभावना। क्षीण संभावना का मतलब हो गया संभावना होने की कम होना किसी भी काम। इसके लिए हम कौन से मॉडल का यूज करते हैं? माइट का। अब यहां तक थी संभावना सामान्य। अब हम क्षीण पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, कम संभावना है। तो अब कम संभावना में अपन क्या लिख सकते हैं? अपन ये लिख सकते हैं कि जैसे किसी काम के होने की संभावना कम होती है, मैंने लिखा देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई। देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई। फिर अपने लिखा बट इट माइट रेन। देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई। आसमान में बादल नहीं हैं। देयर आर नो क्लाउड्स। तो क्या बादल नहीं हैं तो बारिश होने की संभावना ज्यादा होती है या कम होती है? कम हो गई। लेकिन बारिश ऐसी चीज है जिसका कोई अपन प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि बारिश कब होगी। तो अपन फिर भी कह सकते हैं लेकिन बारिश तो फिर भी हो सकती है। हो सकता है आपने हवाओं को देख के कहा, कोई एक आपका इंट्यूशन से आपने कोई एक क्षण पॉसिबिलिटी का प्रेडिक्शन किया कि देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई। आसमान में तो बादल नहीं है, लेकिन फिर भी बारिश हो सकती है, कम संभावना है। हम ये लिखें कि ही इज वर्किंग हार्ड। वो कठिन परिश्रम कर सकता है, बट ही इज वर्किंग हार्ड, वो कठिन परिश्रम कर रहा है, बट ही माइट फेल। कठिन परिश्रम कर रहा है तो फेल होने की संभावना कम होती है। लेकिन फिर भी हम यदि कहना चाहें कि हो सकता है कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वो फेल हो जाए, के लिए अपन किसका यूज करते हैं? माइट का। थर्ड टाइप की जो पॉसिबिलिटी रहती है उसे अपन कह देंगे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब हो गया निश्चित संभावना, पक्की संभावना जिसे अपन कहते हैं। संभावना ऐसी संभावना जो जिसका होना लगभग निश्चित होता है कि ऐसा होगा, ऐसा है। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम किस मॉडल का यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं, कंपल्सन की तरह। बाध्यता होगी एक तरह से हमारी। तो इसके अंदर जैसे इस टाइप के सेंटेंसेस ले लेते हैं, जैसे अपने लिखा ही हैज ट्रेवल्ड अलॉट। वह बहुत ट्रेवल कर चुका है, वो बहुत यात्रा कर चुका है। फिर अपन लिखें ही मस्ट बी टायर्ड। ही मस्ट बी टायर्ड। अब बहुत ज्यादा यात्रा करने के बाद में अपने कहते हैं कि उसके टायर होने की, यानी कि टायर्ड होने की, थकने की संभावना कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। ट्रेवल बहुत कर चुका है, इट मीन ही मस्ट बी टायर्ड। वह निश्चित रूप से ही
थक चुका होगा। ऐसी संभावना के अंदर उसका होना लगभग निश्चित होता है उस काम का, उसे अपन बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। और एक जो मैंने आपको अभी बताई है फोर्थ टाइप की, इसे अपन बोलते हैं थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। अब वापिस अपन कैन के यूज पे आ जाते हैं। तो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हम यूज करते हैं कौन से मॉडल का? कैन का। अपने कह सकते हैं कि इंडियन रेलवेज कैन बी इम्प्रूव्ड। भारतीय रेलवे को सुधारा जा सकता है। तो सुधारने की थियरी रिलेटेड पॉसिबिलिटी है, वैसे कोई संभावना की क्वेश्चन नहीं है। इसकी थियरी कहती है कि इंडियन रेलवेज कैन बी इम्प्रूव्ड, इसको सुधारा जा सकता है। हालांकि ये अलग अलग मॉडल के अंदर आ जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। तो देखिए कैन का पहला यूज हमने क्या पढ़ा? टू शो प्रेजेंट एबिलिटी, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ एंड पावर। बोथ टाइप ऑफ द एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी एज वेल एज मेंटल एबिलिटी, दोनों पढ़ी। सेकंड मैंने आपको बताया टू शो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। तो ये जो थ्योरी से रिलेटेड उसकी पॉसिबिलिटी बनती है कि उस काम की, उस एक्शन की थ्योरी कहती है कि ऐसा हो सकता है, उसके लिए हम थ्योरी रिलेटेड पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। इसके बाद में थर्ड जो है का यूज, जो नेक्स्ट अपन पढ़े कैन का, एक पॉसिबिलिटी, एक चीज और हो सकती है। कई बार जो पॉसिबिलिटी है वो पाई जाए यदि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हो। जब भी पॉसिबिलिटी नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होती है तो भी हम कैन मॉडल का यूज करते हैं। मोस्टली कैन का ही यूज होता है नेगेटिव के अंदर पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए। ऑलमोस्ट कैन का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा दिस न्यूज कैन नॉट बी ट्रू, दिस न्यूज कैन नॉट बी ट्रू। तो सेंटेंस कौन सा है? नॉट, नॉट लगा है। नेगेटिव के अंदर संभावना है कि ये न्यूज सच नहीं हो सकती, तो यहां पे हम कभी भी मे का यूज नहीं करेंगे। संभावना है ये न्यूज सच नहीं हो सकती, तो दिस न्यूज मे नॉट बी ट्रू, इसकी बजाय हमें ज्यादा उचित क्या रहता है? दिस कैन नॉट बी ट्रू, ये न्यूज सच नहीं हो सकती। जब भी पॉसिबिलिटी आपको मिले किसमें, नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव। तो जैसे ही आप नेगेटिव सेंटेंस पहचानना आसान है, नोट लगा मिलेगा, और क्वेश्चन में इंटेरोगेटिव में प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा आपको। जैसे अपने ये लिखें हु एट द, तो वाक्य क्या हो गया? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन मार्क जब हमें लगा हुआ मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन मार्क के अंदर जब हमें पॉसिबिलिटी की बात करें, हमने बाहर से किसी ने नॉक किया गेट, अंदर बात कर रहे हैं कि दरवाजे पे कौन हो सकता है, संभावना पूछ रहे हैं लेकिन इंटेरोगेशन के अंदर है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो भी हम किसका यूज करते हैं? कैन का। हु कैन बी एट द डोर, दरवाजे पे कौन हो सकता है, इसके लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट यूज थे कैन के। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट एबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ, एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी एंड
फिजिकल एबिलिटी, इसके लिए हम यूज करते हैं कैन का। और एक यूज आप कैन का और पढ़ लें कि जिसे अपन कहते हैं टू शो, टू शो, या अपन इसको लिखें टू गिव परमिशन विद राइट। राइट का मीनिंग होता है अधिकार। अधिकार के साथ किसी काम को करने की परमिशन देना। परमिशन का मतलब हो गया अनुमति या उसकी स्वीकृति देना। टू गिव परमिशन विद राइट, अधिकार के साथ किसी को कहना कि आप ये कर सकते हो। इसका मतलब आपके पास में ऐसा करने का राइट है, फ्रीडम है। राइट के साथ में एक वर्ड और लगाते हैं अपन कई बार, फ्रीडम। आजादी के साथ आप ये काम कर सकते हो। जैसे अपन ये सिंपल ही लिखें कि यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। इसका मतलब हम जो करना चाहते हैं कि यू हैव राइट टू गो, आपके पास में जाने का अधिकार है, उसके लिए हम कैन का यूज करते हैं। यदि अपन कैन और मे को देखें ना, तो मे एक तरह से फॉर्मल परमिशन देता है आपको। यू मे गो, इट मीन मे आई गो। अपन कहते हैं मे आई गो, इसका मतलब हम फॉर्मली किसी से पूछते हैं मे आई कम इन, फॉर्मल परमिशन दे रहे हैं किसी से। लेकिन कैन के अंदर हम परमिशन दे रहे हैं, कि परमिशन है कि यू, तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं गिव परमिशन के लिए मे का भी यूज करते हैं, यू मे गो, आप जा सकते हैं। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन यू मे गो, आप जा सकते हैं। ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। लेकिन कैन, हाँ जी, हाँ, एन ओ डब्ल्यू और के एन ओ डब्ल्यू, एन ओ डब्ल्यू इसका प्रोनाउंसिएशन है नाउ, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन है नो, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, नो। इसको साउंड में लिखे ना, ऐसे लिखा जाता है नो। और इसका प्रोनाउंसिएशन नाउ, आउ की साउंड है, नाउ, आ ओ, नाउ, ठीक है। नाउ का मतलब अब, और नो का मतलब जानना। अब आप ऐसे कंपैरिजन करें, इसकी भी स्पेलिंग सेम है और इसकी भी सेम है, ये हो गया हमारे पास में साइलेंट। लेकिन साउंड है वो अलग अलग रहती। इस नो की और एन ओ, नो सेम साउंड है, नो, नो। हमेशा ध्यान रखना, जिस भी वर्ड के ऊपर आपको ओ साउंड लगी हुई मिलती है, उसको इंग्लिश के अंदर हम आउ डिप्थोंग से लिखते हैं। जैसे कि आपको वर्ड मिला HOME, अपने क्या बोलते हैं इसको, होम, ओ सीधी ओ बोलते हैं, ओ नहीं, इसको थोड़ा सा बड़ा करके डिप्थोंग की तरह बोले आओ, जैसे ये है, ऐसे बोलते हैं अपने इसको हिंदी में। मैं हिंदी में बता रहा था ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। ओ साउंड है ना, वहां पे अपन औ डिप्थोंग का यूज करते हैं। जैसे HOME, इसको लिखेंगे तो हाउम, हाउम, नोट होम। इसी तरह से ये तो सिंपल वर्ड भी जो है GO, अब अपने इसको गो बोलते हैं ना, गो, औ साउंड आनी चाहिए, गो। हल्का सा एक्सेंट ये रखेंगे तो हमें ये लगेगा कि हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो करेक्ट है, ठीक है। तो जो भी ये टीचर एग्जाम की तैयारी के स्टूडेंट बैठे हैं ना, मैं आपको इस टॉपिक के बाद में फोनेटिक्स करवाऊंगा। मे बी संडे को एक बड़ा लेक्चर दे दें आपको फोनेटिक्स का, तो उसके अंदर आप सब चीज़ें
हैं कि कैसे इस साउंड का जो प्रोनाउंसिएशन करना है, क्यों बोली जाती है, इसके तो बहुत ज़्यादा रीज़न नहीं होते। बहुत बार हमें ये रखना ही पड़ता है ध्यान में कि इसे इस तरह से ही बोला जाता है। अब इसका ऐसे कोई नियम नहीं है कि जैसे अपन बोले NOW, यहाँ पे नो क्यों बोला जाता है और यहाँ पे नाउ क्यों बोला जाता है। लेकिन इंग्लिश इज नॉट को सॉरी इंग्लिश इज कोट नॉट टोट। बहुत एक पंक्ति है अच्छी। इंग्लिश कोट की जाती है। कोट का मतलब होता है पकड़ना, कैच की सेकंड फॉर्म है। इंग्लिश इज कोट, लैंग्वेज इज कोट नॉट टोट। पढ़ाई नहीं जाती। अब पढ़ाई नहीं जाती, पकड़ने का मतलब क्या है? इफ यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज यू हैव टू कैच। यू हैव टू कैच। कैच का मतलब क्या हुआ कि आपको उस एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा और उसकी 4 स्किल होती। इतनी स्किल है किसी भी लैंग्वेज के अंदर, जब हमें ये देखना हो कि वास्तव में आपको ये लैंग्वेज आती है या नहीं आती। कितनी स्किल है हमारे पास। अभी अपने स्किल की बात कर रहे थे ना, तो हम देयर आर 4 स्किल्स। 4 स्किल हैं जिनके बेस अपन कह सकते हैं कि आई नो दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। कौन सी है? फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी है? लिसनिंग, ठीक है। सेकंड वन स्पीकिंग, थर्ड वन रीडिंग एंड फोर्थ वन राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। एक घर के अंदर बच्चा जन्म लेता है, वो किसी भी भाषा को बोलने वाली फैमिली के अंदर जन्म ले ले, विदाउट एनी टीचर ही इज एबल टू स्पीक, लर्न, लिसन दैट लैंग्वेज। इट मीन कहीं वो टीचर की हेल्प से नहीं, लैंग्वेज को कोट किया है। मैंने जो ये सेंटेंस बोला था ना, इसका मीनिंग यही है कि लैंग्वेज इज कोट नॉट टॉट। इंग्लिश कोट की जाती है, पढ़ाई नहीं जाती। जो हम लोग हैं, हम भी आपको क्या है कि एक इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आप इस तरह से करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं। बट होता क्या है, थोड़ा सा यदि इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाने लगते हैं तो आपके फेसेस बता देते हैं कि थोड़ा सा कंफर्ट जोन में नहीं है। बट ये कंफर्ट जोन हमें सीखने नहीं देता, हमें इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। मन तो कभी नहीं करता कि सुबह 6 बजे उठ के इस क्लास में आ जाएं, पर ये तो कंफर्ट जोन है। मन तो हमेशा कहता है कि थोड़ा सा और लेट हो जाए। लेकिन यदि जिंदगी के अंदर कुछ करना है ना, तो ऑलवेज क्विट फ्रॉम द कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन को छोड़ दें, तब आप निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कंफर्ट जोन के अंदर, लेकिन हमारा इंटेंशन यही रहता है। इसलिए सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? लिसनिंग। लिसनिंग मीन ट्राई टू डेवलप ए हैबिट ऑफ लिसनिंग। कोशिश करें कि हम इंग्लिश में ही सुने, ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। इफ यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज, तो हमारी ये नहीं होनी चाहिए कि नहीं अब ये समझ में नहीं आ रहा, हिंदी में बता दें तो ठीक है। नहीं, जब हम सीखना तो इंग्लिश चाहते हैं, लेकिन इंग्लिश को सीखना चाहते हैं हिंदी मीडियम से, नहीं सही नहीं होता। लेकिन वही बात है कि अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए हम भी हिंदी बोलते रहते हैं। स्पीकिंग, अब स्पीकिंग का मतलब जब आप लिसन करोगे, ट्राई टू इमिटेट जिसे कहते हैं, नकल करने की कोशिश करो। बच्चा कैसे करता है? घर में बच्चे का जैसे जन्म होता है, तो छोटा जब होता है तो वो साउंड के प्रति जस्ट रिएक्शन देता है। आप कुछ भी बोलो उसको समझ में नहीं आता, बस उसकी तरफ देखता है ऐसे, नहीं तो करता है ना। हाउ मच ही गेट्स बोर, यू कैन इमेजिन। कैन यू इमेजिन कितना बोर होता है? यानी बोर तो वो नहीं होता, क्योंकि उसका इंटरेस्ट होता है भी ये क्या बोल रहे हैं, इसको हमने सीखना है। और हम क्या करते हैं, हम जल्दी से गेटिंग बोर। क्योंकि एक चीज मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मत पढ़ें। आप सिर्फ तैयारी कर रहे हो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, इंटरेस्ट से। जब कि मुझे तो इंग्लिश सीखनी है, मेरे को तो अंग्रेजों की तरह इंग्लिश आनी चाहिए, ऐसी बोलनी है, तब आप कामयाब हो सकते हैं। और इंटरेस्ट कभी भी अपने आप को आंतरिक रूप से मोटिवेट करके पैदा कर सकते हैं, है ना। तो लिसनिंग, सुनिए पहले, फिर उसको
बोलिए, इजी वर्ड बोलिए। जैसे आपने ये वर्ड पूछा, बहुत अच्छी बात है। अब आगे से जब भी आपको यूज हो जहां पे नो का, तो आपको नो ही बोलना है इसको, ठीक है। फिर स्पीकिंग, और थर्ड क्या है, रीडिंग। तीसरे नंबर पे आती है कि हाउ टू रीड अल्फाबेट्स ऑफ दैट लैंग्वेज, ए बी सी डी, उसके बाद में आती है। और उसके बाद में लास्ट वन क्या आती है, राइटिंग। राइटिंग डजंट मीन हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग नहीं, राइटिंग मीन्स एक्सप्रेशन, आपकी अभिव्यक्ति। इफ यू वांट टू राइट योर आइडियाज दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, यू मस्ट बी एबल। और ये गवर्नमेंट का जो जितने भी सिलेबस बने हुए हैं ना, पाठ्यक्रम बने हुए हैं, 12वीं तक ये होता है कि चारों स्किल डेवलप हो जाती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और हम इवन यदि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भी जाते हैं ना, क्या होता है कि होना क्या चाहिए, पैटर्न ये होना चाहिए, देयर शुड बी कंप्लीट इंग्लिश एनवायरनमेंट, एंड इफ अ बेबी गेट्स इन द टच ऑफ दैट एनवायरनमेंट, उस एनवायरनमेंट के टच में जाता है वो, तो उसे हैबिट होनी चाहिए कि वो अपने आप वर्ड को सीखता जाता है। लेकिन होता क्या है, सेम पैटर्न है वहाँ भी। हम क्या सीखते हैं कि हाउ टू राइट ए बी, इट डजेंट मैटर, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइड हिम एनवायरनमेंट, आप उसको एनवायरनमेंट दें, ये जरूरी है। ये बाद में आती है चार तीनों स्किल, सॉरी दोनों स्किल, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसलिए हमें किसी भी लैंग्वेज में पारंगता के लिए इनको पढ़ना पड़े, ठीक है। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए। देखो इंटरेस्ट से कोई भी चीज जो है ना, वो भारी नहीं लगती, जिसे अपन कहते हैं ना कि मुश्किल नहीं लगती, बर्डन नहीं लेना कि इंग्लिश सीख रहे हैं। इंग्लिश इसलिए सीखे कि आपका इंटरेस्ट है। अब बहुत सी बार आप वेट को उठा लो, वजन को उठा लो, तो आपको लगेगा कि वजन, वेट तो मुश्किल है उठाना। और यदि उस वजन की जगह एक मदर है अपने बेबी को उठाती है, चाहे वो कितना भी बड़ा है, वो उसको बर्डन नहीं लगता, क्योंकि उसके साथ में क्या है, उसका एक अटैचमेंट है। कितना भी वो मुश्किल हो, उसको लगता है नहीं ये भार है, नहीं ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। तो इसका मतलब क्या है, वो इमोशनल अटैच है। वो सेम अटैचमेंट आपका लैंग्वेज के साथ होना चाहिए। आपको लगे कि हाँ, आई लव इंग्लिश, कि मुझे वास्तव में इंग्लिश से प्रेम है, मैं सीखूंगा इसको, है ना। इसलिए नहीं सीखना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम यार। नाउ कम टू द टॉपिक, अब वापिस आए। सेकंड जो मॉडल का यूज मैं आपको बता दूं, एक मॉडल और कर लेते हैं आज कंप्लीट। कुड, कुड का मतलब भी क्या होता है, सकना। अब वैसे देखा जाए तो COULD, कैन, और इसमें ये सब साइलेंट हो गए, है ना, एल वगैरह, हम सीधा इसको क्या बोल रहे हैं, कुड। और वैसे देखा जाए तो COLD वर्ड है, तो काउल्ड, काउल्ड, ओ की साउंड आ रही है ना, उसको औ की तरह बोलना, मैं आपको बोल रहा था, काउल्ड। तो कुड, कुड का मतलब भी सकना होता है। जस्ट कैन से मिलता जुलता इसका यूज है, जब भी हम शो करना चाहते हैं, टू शो पास्ट एबिलिटी, जितनी भी हमारी पास्ट की एबिलिटी है, सेम यूज है कैन वाला। पावर, स्ट्रेंथ, टू शो पास्ट एबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ, कैपेसिटी, इनके लिए हम यूज करते हैं कुड का। और ये एक बहुत जनरल सा नियम मैंने आपको वैसे भी बताया हुआ है। इसमें सीक्वेंस ऑफ टेंस के अंदर एक नियम होता है। सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या कहता है, सीक्वेंस ऑफ टेंस ये कहता है कि जब भी आप पास्ट टेंस का यूज करते हैं, सीक्वेंस ऑफ टेंस में क्या कहते हैं कि जब भी हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं, तो पास्ट टेंस के बाद केवल पास्ट टेंस ही लगाया जाता है। प्रेजेंट टेंस यदि पहले सेंटेंस में आ जाए, प्रेजेंट के बाद में आप प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कोई भी टेंस लगा सकते हो। फ्यूचर टेंस यदि आ जाए, कैन बी फॉलोड बाय प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, बट पास्ट टेंस कैन बी फॉलोड ओनली बाय पास्ट टेंस। इसके बाद में केवल पास्ट ही आएगा। तो जैसे अपने ये लिखे कि when I was young,
I could run 10 kilometers. When I was young, जब मैं युवा था, I could run, मैं दौड़ सकता था 10 किलोमीटर, अप टू 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर की दौड़ में लगा सकता था. तो ये आपके अंदर क्या थी? पावर थी, स्ट्रेंथ थी, आपकी फिजिकल एबिलिटी थी. लेकिन थी कब? जब आप यंग थे. पास्ट का सेंटेंस मिल रहा है, पास्ट का सेंटेंस भी मिल सकता है और पास्ट का टाइम भी मिल सकता है. जैसे अपने ये लिखें कि आई कुड स्विम, I could swim in my young age. In my youth भी लिख सकते हैं, in my young age. I could swim, मैं तैर सकता था. In my young age, मेरी युवा एज के अंदर मैं तैर सकता था. तो आपने यहाँ पे किसका यूज किया? कुड का. लेकिन इससे पहले कोई पास्ट का सेंटेंस नहीं आया. टाइम कहाँ है बीच में? पास्ट टाइम कहाँ है? इन माई यंग एज, बीता हुआ समय है, पीछे के समय को रिफर कर रहे हो. तो पीछे गए हुए समय को रिफर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हमेशा कुड का यूज करते हैं. तो ये आपकी पास्ट एबिलिटी की बात हुई, बिल्कुल इससे मिलता जुलता यूज ही है. एक इसका यूज आप और देखें, जो कुड का यूज हम करते हैं मोस्टली, कुड का यूज हम करते हैं इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए. टू शो इनफॉर्मल परमिशन. जितनी भी इनफॉर्मल परमिशन है आपकी, उसको लेने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? कुड. कुड का यूज हम सब्जेक्ट से पहले करते हैं, कुड का यूज करते हैं. तो और ये सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव होते हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम कुड का यूज करते हैं. जैसे मैंने कहा कि कुड यू पास salt? Could you pass the salt? Salt means नमक. Could you pass the salt? थोड़ा सा नमक देना. It mean आप कहाँ हो? डाइनिंग टेबल. आप डाइनिंग टेबल पे बात करें. अब डाइनिंग टेबल पे आप किसके साथ में हो सकते हैं? आप हो सकते हैं अपने फ्रेंड सर्किल के साथ में, अपने मित्र दोस्त के साथ में, अपने इनफॉर्मल रिलेशन के साथ में. तो इनफॉर्मल परमिशन है ये. अब एक अपने टीचर से पूछ रहे हैं कि मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूं? तो वहां पे आप कुड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो कौन सा रिलेशन है हमारा? फॉर्मल. फॉर्मल रिलेशन उसे कहते हैं जब हम किसी एक पर्पज से किसी दूसरे से जुड़े होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन होता है फॉर्मल रिलेशन, कि आप पढ़ने के लिए एक टीचर के साथ में जुड़े. लेकिन फ्रेंड के साथ में आप हर कंडीशन में जुड़े हुए हैं, चाहे वो पढ़ना है, लिखना है, हर टाइप की हेल्प आपको वहां से मिलती है. वो इनफॉर्मल. तो इनफॉर्मली जब कहते हैं कुड यू पास द साल्ट, कि अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्लीज. कुड यू का मतलब यहाँ पे क्या है? प्लीज पास द साल्ट, कि थोड़ा नमक देना. तो इसका मतलब ये अपन फॉर्मल रिलेशन में नहीं कह सकते, डाइनिंग टेबल पे ये बात अपन कह सकते हैं. परमिशन के लिए वुड यू का यूज भी करते हैं, लेकिन ये भी पोलाइट रिक्वेस्ट है, परमिशन है, और अपन कह सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट है. ये विनम्र निवेदन है आपका किसी को. इनफॉर्मल परमिशन तो है, लेकिन परमिशन से ज्यादा बेटर रहेगा, इसके लिए अपन लिखे वर्ड पोलाइट रिक्वेस्ट. विनम्र निवेदन है आपका. लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए अदर मॉडल भी आप यूज कर सकते हैं. जैसे अपन ये भी कह सकते हैं कि would you would you please close the window?
वुड यू प्लीज क्लोज द विंडो, कृपया खिड़की बंद करें। यहाँ पे हम उससे पूछ नहीं रहे, एक ये इंपॉर्टेंट बात है। कई बार हमें लगता है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हम उससे पूछ रहे हैं, हम पूछ नहीं रहे, हम उसको कह रहे हैं प्लीज क्लोज द, वुड यू क्लोज द विंडो, कृपया खिड़की बंद करेंगे। तो यहाँ पे कृपया खिड़की बंद करें, तो यहाँ पे हम उसको निवेदन कर रहे हैं। लेकिन ये निवेदन आपके इनफॉर्मल बहुत ज्यादा क्लोज होते हो जो फ्रेंड्स में, तब कहते हैं कुड यू। अदरवाइज हम कहते हैं किसी भी अनजान से, किसी भी निकटतम बहुत ज्यादा नहीं होता, वहां पे अपन यूज करते हैं कुड यू का। और विल यू का भी यूज करते हैं। विल यू सिंपल निवेदन है। विल यू, जैसे अपन लिखें विल यू गिव मी अ पेन, विल यू गिव मी ए पेन, कि मुझे एक पेन देना। अपने सिंपल कहना है किसी से, रिक्वेस्ट है विल यू गिव मी ए पेन, ये रिक्वेस्ट है। ये कौन सी रिक्वेस्ट हो गई? पोलाइट रिक्वेस्ट। जब आप रिक्वेस्ट में विनम्रता शो करना चाहते हैं तो हम वुड का यूज करते हैं। सिंपल रिक्वेस्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं? विल यू का यूज करते हैं, विल यू गिव मी अ पेन। और लेकिन यदि हम इनफॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल भी है और पोलाइट रिक्वेस्ट भी है, तब हम किसका यूज करते हैं? तब हम यूज करते हैं कुड यू का। तो ये अपने को शो करना है इसके अंदर कि जब भी हम इनफॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करें तो हमें कुड का यूज करना है। तो ये अपने परमिशन से रिलेटेड थे, रिक्वेस्ट से रिलेटेड। अपने ज़्यादा परमिशन से ज़्यादा रिक्वेस्ट वर्ड इसके लिए अच्छा रहेगा। तो आप कैन और कुड के जितने भी एग्जाम्पल आपकी बुक में मिले आपको, उनको एक बार आप सॉल्व करके देखना। कल अपन मॉडल के जो बचे हुए मॉडल हैं उनको नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। काफ़ी कंसेप्ट मैंने थोड़े जैसे अपने रिक्वेस्ट का ले लिया, पॉसिबिलिटी का ले लिया, कंप्लीट कंसेप्ट लेने के कारण मॉडल वाइज अलग अलग और कल इसको अपन डिस्कस करेंगे। एक वोकेबलरी की जितनी भी क्लासेस हैं वो आप देखते रहें, उन वर्ड के थोड़ा टच में रहें, धीरे धीरे। क्या रहा है? नहीं, वोकेबलरी के वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट